Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम 20 मई 2020 दैनिक जागरण का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा टैगलाइन रहेगा डियर फ्रेंड्स कि आओ दैनिक जागरण को द हिंदू बनाएं। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने ये फिर ऑब्जर्व किया है कि दैनिक जागरण की जो न्यूज़ है वो द हिंदू से कहीं बेहतर है। उसका हम देखेंगे भी आगे कि क्या क्या आज इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लेवल की न्यूज़ आई है। तो फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ है आज यहाँ पर, उद्योग लगाने के लिए 50 दिनों में मिलेगी पर्यावरण मंजूरी। जनरली क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि कोई भी उद्योग लगाना रहता है, किसी को इंडस्ट्री, तो उसमें क्या होता है बहुत दिनों तक, पहले 100 दिन लगते थे। 100 दिन मीन्स 3 महीने से ज़्यादा लोगों को उद्योग लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन परमिट की जरूरत पड़ती थी, पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती थी और इसमें काफ़ी टाइम चला जाता था। अब क्या होगा, जो ये 100 दिन का टाइम पीरियड है इसको कर रहे हैं 50 दिन। इससे क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन परमिट लेने की जो टाइम पीरियड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो व्यापार की सुगमता है, जो वर्ल्ड रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें 10 पैरामीटर्स हैं। उसमें एक है कंस्ट्रक्शन परमिट। अगर वो कम हो जाता है उसका दिन, तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और अच्छी रैंकिंग होगी। 2020 के लिए जो रैंकिंग निकली थी उसमें हमारी जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, उसमें हमारी रैंक थी 63। तो ये आप याद रखना, 63 रैंक थी हमारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा अच्छा होगा, इसीलिए याद रखना। साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि सरकार नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन भी बनाएगी। इसके तहत क्या होगा कि इसके पास ज़मीन का पूरा लेखा जोखा रहेगा कि सरकार की कौन सी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी है। अगर अब कोई कंपनी आती है, उसको ज़रूरत है ज़मीन की, तो यहाँ से वो सीधा डील कर लेगी और उसको ज़मीन दे देगी। तो इससे क्या होगा, जल्दी से सभी को फ़ायदा होगा। तो नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखना। यहाँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको सारा थोड़ा सा पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है, लेकिन हमारे लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो है क्या, यहाँ पर 3 जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है ओडीएफ फ्री। मीन्स क्या होता है कि जो सोच है, मीन्स जो लोग बाहर जाकर सोच करके आते हैं वो बंद हो जाए तो उसके बोलते हैं ओडीएफ फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री। ओडीएफ प्लस क्या होता है, जिसके तहत आपका जो टॉयलेट है वहाँ पर जो जितना भी वेस्टेज मटेरियल बनता है, जितना उसको सीवेज वाला पार्ट है, उसके लिए एक मैनेजमेंट हो, वो क्या है ओडीएफ फ्री। अगर किसी विलेज में ओडीएफ से संबंधित जो भी स्वच्छता है आपके घर के लेवल पर या गांव के लेवल पर, तो उसे कहेंगे ओडीएफ फ्री प्लस। ओडीएफ प्लस प्लस क्या है कि उस गांव में या उस शहर में पूरा जो आपका जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, जो मल निकलता है, उसका सीवेज जो पार्ट है, उसका ट्रीटमेंट करने की पूरी फैसिलिटी हो। देखो ओडीएफ प्लस में क्या होगा, आपका जितना भी घर है या पूरा गांव है, वहाँ एक जगह उसके लिए सीवेज का एक जगह इकट्ठा होना, गलत तरीके से न बहाना, ऐसा पूरी नाले बनना, ये इंपॉर्टेंट है ओडीएफ प्लस में। ओडीएफ प्लस प्लस में उसका ट्रीटमेंट भी शामिल है, ताकि उसका जो पानी है उसको खेती में उपयोग कर सके, उसका जो खाद बनेगा उससे जो उसको खेती में उपयोग कर सके, ट्रीटमेंट। तो यहाँ ओडीएफ प्लस प्लस ये सभी आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर हमारे लिए है नेशनल कैपिटल से संबंधित न्यूज, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली से संबंधित हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 3, यहां पर हमको इतना सा याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर कई आरोप लगे थे कि इसने डाटा को छुपाया है। अगर ये सही से डाटा बता देता तो कई देश इतनी जान ना गंवाते। इसलिए जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भूमिका की अब जांच होगी कि क्या उसने कोरोना वायरस से संबंधित जो कदम उठाए हैं क्या वो सही थे, क्या और बेहतर कदम उठा सकता था, क्या चाइना के ऊपर उसने लगाम नहीं लगाई। ये सभी बातों की अब जांच होगी और एक अच्छी बात है। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बात है वो ये क्या है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान में एक आतंकवादी ग्रुप है। इंडिया के अनुसार ये आतंकवादी ग्रुप अभी यूएसए और तालिबान के बीच में क्या चल रहा है, शांति वार्ता चल रही है। उसी समय तालिबान ने ये कहा है
कि हम भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते और ना करेंगे, ना ही हमारा मकसद इंडिया में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने का है, ना ही अशांति बढ़ाने का है। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है तालिबान के द्वारा ये बयान देना। तालिबान खुद भी चाहता है कि इंडिया तालिबान का सपोर्ट करे, यूएसए एंड तालिबान पीस प्रोसेस में समर्थन करे और उनको भी तालिबान को भी सपोर्ट करे भागीदारी करने के लिए। कहाँ? राजनीतिक। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो ये जो कमेंट है भारत के आंतरिक सहयोग मामलों में हस्तक्षेप नहीं, ये एक तरह से भारत का सपोर्ट चाहने के लिए तालिबान ऐसा बयान दे रहा है। तो याद रखना तालिबान का कल भी हमने बात किया था कि तालिबान हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तालिबान के द्वारा हमारे जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जाता है। इसलिए अगर तालिबान को राजनीति में शामिल किया जाता है अफगानिस्तान की में, या फिर तालिबान के साथ कोई समझौता होता है, तालिबान के साथ कोई पीस प्रोसेस होती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी वो अच्छा होगा। क्योंकि अगर तालिबान मजबूत होता है और गलत एक्टिविटीज में जाता है तो हमारे जो पाकिस्तान में ये आतंकवादी गुटों को प्रशिक्षण देता है और जो हमारे कश्मीर है वहां पर ये आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मामला है। यहां पर एक यूपीएससी का डायरेक्टली आप कर सकते हो कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मामले की सीबीआई को सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनका। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान में सर्वोच्च जो संविधान है उसको आर्टिकल 19(1)(a) जिसके तहत कहा गया है वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद अगर 19(1)(b) की बात करें तो एक जगह इकट्ठा होने की, सी की अगर बात करें 1(c) तो यहां पर संघ बनाने की, डी की अगर बात करें तो कहीं पर भी घूमने की, ई में कहीं पर बस जाने की, एफ जो संपत्ति के लिए था वो हट गया है, अब जी जो बचा है उसमें आप कहीं भी जाकर कोई प्रोफेशन कर सकते हो। मीन्स 19(1)(g) इस टाइप से 1 यहाँ 19(1)(a) सेम रहेगा, यहाँ पर कल ABCD आप चेंज करते रहना। और इसको याद करने का एक सीधा सा ट्रिक है कि स्पीच और एक्सप्रेशन ए है, तो ये देने के लिए आपको लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया? असेंबल, लोगों का इकट्ठा होना। जब लोग इकट्ठा हुए तो मित्र बन गए तो संघ बन गया। संघ बनने के बाद उनकी इच्छा हुई घूमने की तो घूमने चले गए। उसके बाद बसने की इच्छा हुई क्योंकि कितना घूमेगा आदमी, तो बस गए। और उसके बाद बसने के बाद जरूरी है कि वो कोई प्रोफेशन भी करेंगे, मीन्स कोई कार्य भी करना पड़ेगा। तो ये सभी लिंक है, इसको याद रखना। आर्टिकल 19 इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मेन मामला बोला है कि 19(1)(a) के तहत पत्रकारों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसी के द्वारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जर्नलिज्म, उसकी सुरक्षा हो सकती है। लेकिन साथ में कहा है कि 19(1)(2) के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वो भी लगाए जा सकते हैं अगर आप गलत काम करोगे, गलत बयानबाजी करोगे तो। एक जो इंपॉर्टेंट मामला है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय जो हरित प्राधिकरण है, उसके द्वारा एक आदेश दिया गया था जो गैस लीक हुआ था विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स के द्वारा। उसमें उन्होंने 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है अभी फिलहाल कि हम ऐसे मामले में कोई दखल नहीं देंगे। अगर एलजीटी ने 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है तो सही है। तो ये याद रखना, एनजीटी जो है इससे एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा बनाया गया था। मीन्स ये एक सांविधिक संस्था है और इसको इसलिए बनाया गया था कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामले रहे उनका जल्द निपटारा किया जा सके। तो ये आप याद रखना एनजीटी। एक यहां पर आया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी याद रखना। इसे भी एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ये भी क्या है? ये भी एक सांविधिक संस्था है। मीन्स जो एक तरह से सांविधिक संस्था मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडी। दो तरह की संस्थाएं होती है, एक सांविधिक, एक होती है संवैधानिक। सांविधिक संस्था वो होती है जिन्हें सामान्य एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, जबकि संवैधानिक संस्थाएं वो होती है जिन्हें या तो संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है या संविधान निर्माण के समय बनाया गया था। जैसे चुनाव आयोग, कैग, ये सभी संविधान निर्माण के समय बना दिए गए थे। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जिन्हें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? संवैधानिक संस्थाएं। यहां पर नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने देखा एनजीटी, एनएचआरसी, सुप्रीम कोर्ट, तीनों का मामला है। गोस्वामी मामला देखा, तालिबान का मामला देखा हमने, डब्ल्यूएचओ का,
अब जो डायरेक्टली हम चलेंगे, हमारे लिए 5th नंबर पेज पर कुछ भी काम की न्यूज़ नहीं है, ना 6 नंबर पर हमारे कोई काम की न्यूज़ है यूपीएससी के लिए। 7th नंबर की हमारे लिए काम की है, जिसमें आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर बंगाल जो खाड़ी है वहाँ से एक तूफान उठा है, उसका नाम है एम्फन। तो ये उड़ीसा और बंगाल दोनों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो ये एम्फन के कारण आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हम आगे देखेंगे। नाम अभी याद रखना है एम्फन, क्योंकि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का ये पार्ट है। अगेन पेज नंबर 8 पर उद्योग धंधों पर खास ध्यान दे सरकार, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर याद रखना कि उद्योग धंधों पर सरकार ध्यान तो दे रही है, लेकिन अभी रोजगार नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग गांव में चले गए हैं। प्रवासी मजदूर थे पहले जो काम करते थे। अब यहां पर आप पढ़ सकते हो पूरा, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने बोला है वो है कि हम स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 1.5% खर्चा करते हैं। इसको लिख के रखना, हम स्वास्थ्य पर केवल 1.5% खर्चा करते हैं जीडीपी का, जो कि बहुत कम है। और यहां पर आप समझ जाना कि उद्योग धंधों के लिए बाकी सब काम ठीक है, लेकिन एक जो काम करने के लिए जो मजदूर चाहिए वो नहीं है, उनको भी अब लेकर आओ। यहां पर अगेन जो बंदे ने बोला है यहां पर कि गंभीर सवालों के घेरे में हमारा स्वास्थ्य ढांचा। तो यहां पर याद रखना क्या क्या हमको याद रखना, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ये लागू की गई थी, जिसमें हम शिक्षा और खाद्य की तरह बुनियादी अधिकार बनाने का प्रस्ताव था। किसको? स्वास्थ्य को। जैसे शिक्षा हमारा एक बुनियादी अधिकार है, खाद्य हमारा बुनियादी अधिकार है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। यहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मीन्स शिक्षा का अधिकार और खाने का अधिकार, ये दोनों का अधिकार है, लेकिन अभी तक हमारे स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है। इसको भी एक एक्ट के द्वारा एक अधिकार बनाए, ऐसा हमने प्रपोजल लाया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में। यहां पर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017 वो कहती है कि 188 देशों में हमारा स्वास्थ्य में सूचकांक 143 क्रम पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स हम बहुत फिसड्डी हैं। जो नेक्स्ट है वो है हम जो हमारा जो स्वास्थ्य पर खर्चा है वो लगभग 1% है, 1.5% के आसपास। हम जीडीपी का केवल 1.5% धन खर्च कर रहे हैं, जबकि चाइना 3.2, भूटान 2.5, मालदीव 9.5 और श्रीलंका 4.6। तो ये भी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका 1.6, नेपाल 1.1। तो ये भी एक थोड़ा सा ध्यान देने की हमको जरूरत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इन्होंने कहा कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है इसके पीछे रीजंस क्या है। तो इनका सजेशन है कि जितने भी हमारे जिला अस्पताल हैं उन सभी जिला अस्पतालों को हमको मेडिकल कॉलेज में चेंज करना चाहिए। जो अफसरशाही है कि जो डॉक्टरों पर अफसरशाही छाई हुई है उस अफसरशाही को हटाना चाहिए, और डॉक्टर को क्या करना चाहिए, डॉक्टरों को ही नीति निर्माण में लाना चाहिए। साथ में और क्या करना चाहिए, जो मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता है उसके लिए एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। जैसे नीट अभी हो रही है, पहले कई एग्जामें होती थी, तो नीट की तरह एग्जाम होनी चाहिए ताकि गुणवत्ता हो सके। साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है उसको ध्यान नहीं दिया जाता। नर्सिंग स्टाफ को ना तो उतना सम्मान मिलता है ना ही उनको उतना वेतन मिलता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सोल्व किया जाना चाहिए। तो ये सभी मेन पॉइंट्स थे। यहां चीन की आक्रामकता का आधार, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमने देखा था कि अगर इंडिया का ये क्या है, यहां पर इंडिया का ऊपरी पार्ट था नॉर्थ पार्ट, यहां पर पाकिस्तान है, यहां चाइना का जो कासगर शहर है, कासगर शहर को यहां पर अरब सागर में जो कराची के पास पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, इससे जोड़ा जा रहा है। तो ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जा रहा है किसको, हमें जो चाइना का कासगर शहर है उसको ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जा रहा है, पीओके से होते हुए आ रहा है। इसी को क्या बोल रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इंडिया का कहना है कि ये पीओके से गुजरता है और पीओके हमारा खुद का एक पार्ट है, इसलिए गलत है। इसलिए इंडिया जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड परियोजना है उससे कहीं दूरी बना रखा है। इंडिया ने ग्वादर पोर्ट के उपलक्ष्य में ग्वादर पोर्ट है उसी के काउंटर करने के लिए क्या बनाया है, यहाँ पर जो ईरान है, ईरान के यहाँ पर नीचे एक चाहबार पोर्ट बनाया है। तो मुंबई से हम डायरेक्ट चाहबार पोर्ट होते अब कहाँ पहुँच जाएंगे, अफगानिस्तान में। ये मैंने डायग्राम के थ्रू एक बार पहले भी बताया था, तो आपको फिर कभी जब आएगा तो अच्छे से मैप के द्वारा इसको समझेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है।
अभी हाल ही में हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि कैलाश मानसरोवर के लिए हमने ये किया है, और यहाँ पर लिपू लेक, पिथौरागढ़ और कालापानी कई दिनों से ये न्यूज में चल रहा था। सुबनसिरी नदी हमेशा याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है, डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। 9th नंबर का जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमको क्या याद रखना है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है, एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर में आर्मी के द्वारा ऑपरेशंस किए जाते हैं। सॉफ्ट पावर में क्या होता है, आर्मी वगैरह का यूज ना कर हम उन चीजों का उपयोग करते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद संस्कृति, इकोनॉमिक, ये सभी कोऑपरेशन बढ़ाकर या ब्याज पर पैसे दे दिए किसी देशों को, तो सॉफ्ट पावर बढ़ाकर आपस में जो संबंध है देशों के बीच में वो बढ़ाते हैं, उसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। इंडिया ने अपने सॉफ्ट पावर के रूप में क्या किया है, चिकित्सा को उपयोग किया है। और सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया ने क्या उपयोग किया है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि मेडिकल डिप्लोमेसी। मेडिकल डिप्लोमेसी का उपयोग इंडिया ने सॉफ्ट पावर के रूप में किया है। आपने देखा होगा कई दूसरे देशों के, अरब देश के, अफ्रीकन देशों के कई लोग इंडिया में आकर इलाज करवाते हैं क्योंकि इंडिया का इलाज सस्ता है। तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर का उपयोग करना और मेडिकल डिप्लोमेसी का उपयोग करना। इंडिया की पहली क्या छवि थी, इंडिया की पहली एक छवि थी बिग ब्रदर की। जो पड़ोसी देश थे वो ऐसा कहते थे कि आप बड़े भाई की तरह हमारे से व्यवहार करते हो, मीन्स हम पर दादागिरी करते हो। तो ये थोड़ा बिग ब्रदर की थ्योरी थी, उससे बदलकर अब इंडिया ने कौन सी थ्योरी ला दी है, अब इंडिया करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मीन्स पड़ोसी पहले। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मीन्स पड़ोसी प्रथम नीति, उसको अब इंडिया अपना रहा है। मीन्स अपने पड़ोसियों को पहले प्राथमिकता दे रहा है हर किसी काम में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है विकास का स्वदेशी प्रतिमान। ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। जो लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, कलाम साहब ने एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा कॉन्सेप्ट से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा कॉन्सेप्ट था। इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी में आ भी चुका है। ये क्या था कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, एमिनिटीज की मतलब होता है सुविधा। क्या होती है, सुविधा। एमिनिटीज का मतलब सुविधा इन रूरल एरियाज। अर्बन एमिनिटीज मीन्स अर्बन एरिया में जो सुविधाएं मिलती है वैसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे नेट की फैसिलिटी हो, चाहे रोजगार की फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन की फैसिलिटी हो, जैसी चाहे पेयजल की फैसिलिटी हो, चाहे सड़कें हो, चाहे मॉल हो, ये सभी चीजें, चाहे उद्योग हो, जो चीजें शहर में है, सिटी में है, वैसी चीजें अगर गांव में मिलने लगे, विलेज में, और ऐसा कॉन्सेप्ट जब हम डेवलप करें तो इसे बोलते हैं पूरा कॉन्सेप्ट प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। रूरल मीन्स क्या, ग्रामीण एरिया। तो यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप पढ़ना। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, यहां पर आपको पता ही होगा, हमने कई बार एलपीजी का बात की है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो अगर इंडिया में निवेश करना चाहती है तो उनको निवेश करने का मौका देना और उनके लिए रूल और जो नियम है वो अच्छे बनाना, सिंपल। प्राइवेटाइजेशन, कुछ उद्योग थे जिनमें केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही काम कर सकती थी, बाहर के जो प्राइवेट उद्योग थे उनको अनुमति नहीं थी, अब उनको जब दिया गया तो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, अन्य देशों से इंडिया को जोड़ना, वो क्या है, चाहे व्यापार हो, चाहे लोगों का आवागमन हो, उसे क्या बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। मीन्स एक परिवार बन जाना पूरा वर्ल्ड, वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ष हमारा व्यापार घटा रहता है चीन के साथ 64 से लेकर 54 के आसपास। व्यापार घाटा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारा एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो, मीन्स जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसमें से जितना ज्यादा एक्स्ट्रा इंपोर्ट हो रहा है वो क्या है, हमारे व्यापार घाटे के बराबर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट की तुलना में उतना पैसा हमारा ज्यादा बाहर जाएगा। तो ये आपको व्यापार घाटा और एक यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट एलपीजी रिफॉर्म्स, ये याद रखना है। अगेन जो पेज नंबर 10 है वहां पर हमने जो पिछले लेक्चर्स में जितनी भी बातें की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसको बांटा है। तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें जो पहली घोषणा थी वो एमएसएमई सेक्टर के लिए की गई थी, मीन्स जो लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग थे उनके लिए। तो उससे क्या फायदा होगा, मिड टर्म फायदा क्या होगा, शॉर्ट टर्म फायदा क्या होगा, लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा, ये सभी आप
एक बार पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जो आंकड़े हैं उनको हमको ध्यान नहीं रखना है, इतना सा याद रखना है कि ये सब आंकड़े हमको ध्यान नहीं रखना है। हमको इतना सा ध्यान रखना है कि एमएसएमई क्या होता है, इसका हमारे जीडीपी में 29% और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 48% हमारा इसका पार्ट है। तो जीडीपी में हमारा 29%, 48% हमारा, इसके कारण क्या होता है, एक्सपोर्ट। और बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आप ये याद रखना। सेकंड जो घोषणा थी वो मजदूरों के लिए थी, तो उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एक राशन एक कार्ड, वन राशन वन कार्ड, उसके अलावा जो उनको जो सुविधाएं मिल रही थी वो सभी सुविधाएं हमने पहले डिस्कशन की है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में जो 3rd नंबर की सुविधाएं थी, एग्रीकल्चर में हमने देखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार किया गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, जिसके तहत क्या था कि एक मंडी, कोई भी राज्य है उसमें मंडियां हैं, किसान के पास जो सबसे पास की मंडी थी उसमें किसान को डायरेक्ट जाकर सेल वहां करनी पड़ती थी, वो किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टली किसान बेच नहीं सकता था। तो ये क्या थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। अब इसमें परिवर्तन किया गया है, अब किसान अपने राज्य में किसी भी मंडी में जा सकता है, बेच सकता है, कोई टैक्स, केवल एक ही बार टैक्स लगेगा और अन्य राज्य की मंडियों में भी बिना रोक टोक के बेच सकेगा। साथ में कृषि जो उपज और मूल्य है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब किसी व्यक्ति को डायरेक्टली पहले से ही सौदा कर सकता है कौन, किसान, कि मेरी जो जितनी भी क्रॉप होगी उसको आप खरीद लोगे, ये सभी। उसके बाद बेड़ियों से मुक्त होगी कृषि, किसान, श्रम सुधारों को आगे बढ़ाना। कोयला खदानों की इस्तेमाल की छूट दी गई है कि कोयला खदान जो है अब उनका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन हो सकेगा। पहले क्या होता था कि कोयला की जो खदानें रहती थी, अगर किसी को उसका पट्टा मिला है तो, जैसे टाटा स्टील को अगर उसका पट्टा मिला है तो टाटा स्टील कोयले का केवल उपयोग खुद ही कर सकता था, लेकिन अब वो कोयले को बेच भी सकेगा अगर उसको पट्टा मिला हुआ है तो ये आप याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट है यहां पर। पेज नंबर 11 जो है, इसमें केवल एक याद रखना है कि रैनसमवेयर वायरस है वो है, तो ये डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लेगा कि रैनसमवेयर न्यूज में सुनाई देता है, ये क्या है, तो इसके बारे में याद रखना क्या है, एक वायरस है। एक जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेप। यहां से यूपीएससी 2016, 2018 यहां पर क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली यूपीएससी में। रिसेप क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मींस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। 2012 में एक समझौता होने के लिए स्टार्ट हुआ था कि एक समझौता करना था किस किस के बीच में, 10 आसियान के देश, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। साथ में आसियान के साथ जो एफटीए कर रखे हैं पहले से ही, एफटीए का मतलब जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है आसियान देशों के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, जिसमें जो आयात शुल्क है या तो जीरो कर दी जाती है या फिर कम कर दी जाती है। आयात शुल्क हमेशा जीरो नहीं होती है, कम भी अगर पहले 100% थी या 80% थी, अगर उसको 10% या 20% कर रहे हैं, मीन्स हम आयात शुल्क घटा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट है। तो यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो यहां पर एशियन, रिसेप में भी कौन शामिल है, एशियन, और एशियन के साथ जिन देशों का, पहले 6 देशों का एफटीए था, उसमें इंडिया भी शामिल था, लेकिन इंडिया एफटीए तो है एशियन के साथ, लेकिन इंडिया रिसेप का पार्ट नहीं बन रहा है, इसलिए अब क्या हो गया, एशियन के 10 देश प्लस 5 उसके साथ जो एफटीए हैं इंडिया के अलावा, उनको इसका पार्ट बनाया गया है, वो अभी इसमें शामिल हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड एंड दक्षिण कोरिया ये शामिल है। इंडिया इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। तो देखो इंडिया इससे बाहर हो गया। इंडिया का बाहर होने का रीजन क्या था, सीधा सा याद रखना यहां पर कि एक तो जो चाइना है, अगर उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो चाइना का जो सस्ता माल है वो इंडिया की मार्केट में भर जाएगा। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर गेहूं बहुत सी सस्ता है, इसलिए गेहूं का पूरा मार्केट हमारा खराब हो जाएगा। जो न्यूजीलैंड है वहां का डेयरी प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, अगर वो उसको अगर हम अलाउ करते हैं तो हमारा डेयरी जो इंडस्ट्री है जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए वो भी गड़बड़ हो सकता है। अब यहां पर यूपीएससी के लायक मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेप में भारत का बाहर रहने का निर्णय क्या सही है,
तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि भारत की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, इन देशों की इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप है, हमारे किसान परेशान हो जाएंगे। इस टाइप की लैंग्वेज नहीं लिखनी है। आपको किस टाइप की लैंग्वेज यूपीएससी में लिखनी रहती है कि इंडिया की, ये सभी क्या है, डेवलप्ड देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया लो चाहे न्यूजीलैंड, इनका डेयरी उद्योग बहुत विकसित है और इन्होंने पूंजीकरण बहुत ज़्यादा किया है अपने डेयरी उद्योग में और एक्सपोर्ट क्वालिटी के इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। साथ में इनका उद्योग विकसित जो है कई सालों से पहले से ही है। अब इंडिया के लिए लिखोगे कि इंडिया जो हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारा जो डेवलपिंग कंट्री होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 विकास कर रहे हैं और हमारा जो डेयरी उद्योग है अभी जो है प्रारंभिक स्टेज में है, मीन्स डेवलपिंग स्टेज में। अगर हम इन देशों को अलाउ कर देंगे तो हमारे डेयरी उद्योग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहां ये बोलोगे कि कुछ सालों बाद हमारा डेयरी जब जो प्रोडक्ट है, उद्योग है, जब पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो हम एफटीए कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही हो सकता है चाइना के केस में। चाइना सस्ता माल है, अपनी बार बार जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के विपरीत जाकर, वर्ल्ड बैंक के नियमों के विपरीत जाकर अपनी जो करेंसी है उसका क्या करता है, डी इवोल्यूशन करता है, मीन्स अपनी अवमूल्यन करता है किसका, करेंसी का। उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो करेंसी का अवमूल्यन करने से क्या फायदा होता है चाइना को। अगर मान लीजिए चाइना का एक युवान है, उससे हम वस्तु खरीद पाते हैं, एक युवान उसकी वस्तु की रेट है, मीन्स ये बराबर है मान लो भारत के 10 रुपए के। लेकिन अगर युवान की कीमत उसने कम कर दी, अभी 5 रुपए कर दिया युवान की कीमत, और एक इंडिया का व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपए है, तो जब अपनी वस्तु की कीमत युवान के रूप में कम कर दी चाइना ने, तो अब 5 रुपए की वस्तु हो गई, पहले वो 10 रुपए की थी। अब क्या होगा, 100 रुपए में ज्यादा वस्तु खरीद पाएगा कि नहीं कोई व्यक्ति, चाइना की ज्यादा वस्तुओं को खरीद पाएगा क्योंकि युआन की कीमत कम हो गई, तो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई, मीन्स हम ज्यादा वस्तुएं चाइना की खरीद पाएंगे और चाइना भी यही चाहता है कि वो उसकी वस्तुओं को ज्यादा खरीदे। इट मीन्स जब कोई भी देश अपनी मुद्रा की अवमूल्यन करता है, मीन्स उसकी वैल्यू कम कर देता है, तो जो सामने वाला देश है उसकी मुद्रा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और वहां के लोगों की जो कैपेसिटी है उस देश की वस्तुओं को खरीदने की, जिसने अपनी मुद्रा को कम किया है, वो बढ़ जाती है और चाइना यही चाहता है। तो ये बड़े बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही सब न्यूज़ थी, आगे कोई न्यूज़ काम की नहीं है, ये सब स्पोर्ट्स के लिए न्यूज़ है। यहां पर हमारे लिए आजकल में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।